नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति सदैव स्थल गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद करते हुए देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। शाह ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में देश ने पहली बार सुशासन को चरितार्थ होते देखा, जहां एक और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसे कार्यशील कार्य किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। भारत के विकास और आम लोगों के लिए किए गए उनके कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। भारत के लिए उनके विचार भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें उम्दा स्पीकर, अजातशत्रु, उदारवादी, लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक, राष्ट्रवादी कवि, कुशल प्रशासक बताया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 39 साल के एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को दिन में ही धोनी ने संन्यास की चिट्ठी लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में से टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। साथ ही धोनी के नाम कई बड़े अवार्ड्स भी दर्ज हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया है। वहीं धोनी के रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बता दें कि एमएस धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 350 एक दिवसीय और 98 टी20 मुकाबलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी कप्तानी में धोनी ने भारत को क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अलावा 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। दुनिया में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ 16 लाख के पार पहुंची है। 7,68,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, करीब 65 लाख मरीजों का इलाज जारी। अमेरिका में कोरोना के कुल 55,29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 1,72,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 24,56,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। ब्राजील में कोरोना के कुल 33,17,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस, 1,07,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 8 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। रूस में कोरोना के कुल 9,17,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 15,617 कोरोना मरीजों की मौत, 1,72,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। देश में एक दिन में 64,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। एक दिन में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। देश में कुल 25,89,000 कोरोना संक्रमित केस, 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 6.25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी, 19 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले, कुल 5,84,000 से ज्यादा संक्रमित, 19,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, करीब 1.5 लाख एक्टिव केसेस।
तमिलनाडु में कोरोना के 5,860 नए संक्रमित, कुल 3,32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 52,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। हरियाणा में 40,500 के पार पहुंचे कोरोना केसेस, 24 घंटे में 996 नए मरीज आए सामने, 10 मरीजों की मौत, अब तक 39,000 के करीब रिकवर। फरीदाबाद में भी सामने आए कोरोना के 129 केसेस, रेवाड़ी में भी हुई 100 संक्रमितों की पुष्टि। रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के केसेस के कारण जिला प्रशासन सख्त हुआ है और धारूहेड़ा में नगरपालिका और 8 कॉलोनियों के 14 दिनों के लिए क्वारंटीन उनको कर दिया। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल जो स्टाफ है उनको 24 घंटे खुले रहने की अनुमति है। दूध, डेयरी, सब्जी, फल, मोटर रिपेयर और किराना की जो दुकानें हैं, व्यापारियों को सुबह 7 से 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति, बाजार और मॉल खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। अंबाला में 55 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है। 55 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अंबाला में कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 355 हो गई है। 55 नए मामले आए सामने, उनमें से 18 मामले अंबाला सिटी से हैं और 32 केसेस अंबाला कैंप से हैं। पंचकुला में 57 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 42 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला से हैं, जबकि 12 मरीज बाकी जिलों और राज्यों के हैं, जिसमें से 443 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। पंचकुला में अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। 720 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं और अब तक 25,119 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। रोहतक पीजीआई से खुशखबरी सामने आई है, जहां पर पीजीआई के डॉक्टर्स ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल और सेफ रहा है। डॉक्टर्स ने बताया है कि 81 लोगों पर ट्रायल सेफ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में फिर से कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। दूसरे फेज में लोगों से शामिल होने की अपील की गई। नूंह में कोरोना की बढ़ती रफ्तार 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना के 6 नए केसेस, जिले में कोरोना से अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह रही कि एक दिन में 10 मरीज रिकवर भी हुए। करनाल में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ सामने आए हैं 40 केसेस। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री में खंगालने में जुटा प्रशासन। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल खोलने के मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक स्कूल नहीं खोले जा सकते। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश विस्तारवादियों के सामने डटा हुआ है। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भारत को आत्मनिर्भर बनना है। भारत में अपने पैरों पर खड़े होने की परंपरा रही। पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि एलएसी से एलओसी तक जिसने भी देश की तरफ आंख उठाकर देखा है, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीएम ने कहा कि लद्दाख में पूरी सेना के सामने हमारे 20 सैनिक क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बखूबी से दुश्मन को करारा जवाब दिया और उन 20 शहीद जवानों को लाल किले की प्राचीर से मेरा नमन। पीएम ने कहा है कि आज विस्तारवाद के लिए भारत चुनौती बना है। कोरोना के बीच भारत संकल्प शक्ति से डटा हुआ है। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी से भारत ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। पीएम ने कहा है कि हमने कृषि को कानूनों के बंधन से मुक्त किया है। देश ऊर्जा, कृषि, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर है। पीएम ने कहा है कि हमारे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम किया गया है। 2 करोड़ लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाया गया है। पीएम ने कहा कि मध्यम वर्ग को जितना मौका मिला उतना अच्छा काम किया है। मध्यम वर्ग का पहला सपना आज घर, जिसके लिए हमने कदम उठाया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 3 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है, जिसका पूरे देश ने स्वागत भी किया। कोरोना संकट के बीच हमने अच्छा काम किया है। पीएम ने कहा कि शुरुआत में रोजाना महज 300 टेस्ट होते थे, लेकिन अब देश में 7 लाख टेस्टिंग हो रही है।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। पीएम ने कहा है कि सभी देशवासियों को एक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी। हेल्थ आईडी से सभी देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी और इस हेल्थ आईडी में पूरी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। वहीं सीएम ने इस दौरान रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी पढ़ी है और सीएम ने कहा कि पंचकुला को सुंदर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं। कोरोना ने आजादी के जश्न पर बंदिशें लगा दी हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी अपने काम में जुटे हुए हैं। सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति से अपनी मर्जी की शिक्षा की आजादी मिली है। साथ ही कहा है कि सेना में महिलाओं की स्थायी कमीशन को भी मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा है कि अंबाला में रफाल देश की ताकत का प्रहरी बना है और सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है, इस पर हमें गर्व है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा में कम पानी की फसलों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही कहा है कि हम किसानों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड भी लेकर आए। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण किया और मनसा देवी प्रांगण में गुरुकुल का शिलान्यास किया। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराया है। कोरोना संक्रमण का डट कर मुकाबला करने के लिए राज्यपाल ने सरकार को बधाई दी। मार्च पास्ट की सलामी के बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त जैसे लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई, वैसे एकजुटता कोरोना महामारी से लड़ने में भी दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों की आजादी के जश्न की शुभकामनाएं भी दी। अंबाला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने ध्वजारोहण किया है और परेड की सलामी ली। भिवानी पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने कहा, मोदी सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने में जुटी। फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया है और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के बीच हम जश्न मना रहे हैं। हमारे डॉक्टर कोरोना से लड़ने में अहम योगदान दे रहे हैं। पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फहराया तिरंगा। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। हिसार में महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड से सलामी ली है। समारोह में रणजीत सिंह कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते नजर आए। नांदौद में कृषि मंत्री जीपी दलाल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में फहराया है तिरंगा और इस दौरान जीपी दलाल ने कहा कि आजादी दिलाने वाले शहीदों का बलिदान नहीं भूल सकते। लोहारू में कृषि मंत्री जीपी दलाल ने स्वतंत्रता दिवस पर गिगनाऊ में त्रिवेणी लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी है। कहा है कि आजादी का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्र में हर क्षेत्र में बराबरी का मौका मिलना आजादी है। करनाल में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। रोहतक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजीव गांधी स्टेडियम में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ध्वजारोहण करते नजर आए। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान बनवारी लाल ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। जींद के एकलव्य स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने तिरंगा फहराया है और इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शोभी धनखड़ ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान धनखड़ ने कहा है कि सदियों के तप, परिश्रम, त्याग और बलिदान के बाद भारत को स्वराज मिला है। सभी देशवासी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से देश भर में नशा मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत की गई। ये अभियान देश के 272 जिलों में चलाया जाएगा और हरियाणा में 10 जिले में शामिल इसमें किए गए हैं, जिसमें से एक सिरसा भी है।
यह अभियान मार्च 2021 तक चलेगा। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मंडल आयुक्त ने शिरकत की। बच्चों ने गानों से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है। इलारू नेता अभय सिंह मनरेगा में दिहाड़ी करने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से मिले हैं और चौटाला ने खिलाड़ी की हालत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि खबरों के जरिए जितना खिलाड़ी के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा हालत खराब है। अभय चौटाला ने वुशु खिलाड़ी के परिजनों को आश्वस्त करते हुए संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति खत्म करने में पिछली सरकार का हाथ है। हरियाणा जवान और खिलाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन खिलाड़ियों की जो दुर्गति हुई है इससे पहले कभी नहीं। कुरुक्षेत्र में 7वीं क्लास से एक छात्र अजय को कोरोना संकट के बीच अपनी कमजोर जो आर्थिक स्थिति उसके चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में मामला आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने ऐसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की मदद का आश्वासन दिया है। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने आए राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी है। कहा कि जल्दी प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या का हल होगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पूर्व क्रिकेटर और यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को भर्ती किया गया। 15 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। परिजनों का कहना है कि किडनी में इंफेक्शन होने से उनकी हालत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तेज बारिश के बाद सोनीपत में राय के पास की एमपी हाईवे करीब 15 जगह से धंस गया है और सड़क में गहरे गड्ढे बने हैं। कई बार हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन एनएचएआई ने इसका संज्ञान नहीं लिया। करीब 2 साल पहले 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च करके बनाए गए केएमपी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी से कराया गया था। हाईवे पर आसपास के गांवों के लोगों के निकलने के लिए पुलिया बनाई गई, लेकिन उसका लेवल सही नहीं है। भवानीखेड़ा के वार्ड 2 की जो गलियां हैं तालाब बन चुके हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई साल से बनी इस जल जमाव की समस्या से बीमारियों का खतरा भी है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रोहतक में सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में छापेमारी की है। भारत सरकार के जीएसटी कार्यालय में तैनात 4 कर्मचारियों पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने केंद्रीय जीएसटी अधीक्षक के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। आरोपी अधीक्षक रोहतक में ही केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में तैनात था। गुरुग्राम के सुशांत लोक में सोसाइटी में 17 साल के युवक से करीब 15 युवकों ने मारपीट की। सोसाइटी के लोगों ने घटना का वीडियो बनाया है। दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आने के दौरान 15 युवकों ने पीड़ित युवक को घेर कर पीटा है। पीड़ित लंदन का रहने वाला है। घटना के बाद से वो सदमे में है। सिरसा में जनता अस्पताल से नवजात बच्ची को महिला चुरा कर ले गई। आरोपी महिला नवजात की मां राजवती से टेस्ट करवाने के लिए लाई थी। अस्पताल में लगी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी गई है, लेकिन उससे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला अस्पताल में अपने परिचित के साथ आई थी। गोहाना में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप गांव के रहने वाले युवक पर लगा है। पुलिस ने लड़की के पिता के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि नाबालिग लड़की के साथ हुई इस घटना के बाद लड़की सदमे में है और साथ ही अभी बयान देने की हालत में नहीं है। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी फरार है। पलवल में कुशलीपुर पुल के पास सड़क पर खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 48 साल के पंचायती सेक्रेटरी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जांच अधिकारी ने बताया है कि शिकायत में कहा गया है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। अगर उसने ट्रक की पार्किंग लाइट जलाई हुई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता।